का है। नदियाँ सूखेंगी तो हमारे पानी का लेयर जो नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर का, तो उससे सबसे पहले प्रभावित कौन होगा? आदमी, आम आदमी होगा, गरीब आदमी होगा और किसान होगा। तो इस पर आप चिंतन करते हैं, लिखना पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा दायरा एक बनता है। इसलिए इस पर लगातार लिखे पढ़े जाने की जरूरत है। और जो कभी लोक पक्षधर होता है, जन पक्षधर होता है, वो निश्चित रूप से समाज के एक बहुत बड़े दायरे के बारे में सोचता है। केवल वो आत्ममुग्ध होकर के अपने बारे में नहीं लिखता है। अगर आप मानव हैं और आपके अंदर भावनाएं हैं, क्रोध है, दया है, ममता है, ये जो भावावेग हैं, अगर वो हैं तो आप अगर लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके कागज़ पे उतरेंगी। कभी केवल गल्प करना, शब्दों से खेलना ही साहित्य नहीं है। जब तक आप में उसमें मनुष्य को बेहतर बनाने, मानव समाज को बेहतर बनाने कि एक सोच नहीं होगी, एक सपना नहीं होगा, आप प्रेरणा नहीं दे सकते अपने शब्दों से, कुछ लोगों को सीखने के लिए अवसर नहीं उपलब्ध करा सकते, तो वो कोरी बकवास मात्र होगी और उसके लिखने से कोई सेवा में आने के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान जिसके लिए हमारे मन में होता है वो किसान है। जो असली मतलब है हमारे पद का कि हमारे ऑफिस में जनता आती है या अधिकारों का सदुपयोग करते हुए उसकी समस्या का समाधान करें जितना अधिकतम हो कम सके। से कम सम्मान तो जरूर करें। सम्मान पहले है, हम उसके अच्छे से बात करें, उसकी समस्या को सुने, यही हम सभी को करना चाहिए। और ये कर रहे हैं और साहित्य भी रच रहे, तो दोनों तरह से आप समाज की सेवा कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं अलीगढ़ में हूं। अलीगढ़ में मेरे साथ जो शख्स हैं उनका परिचय किस तौर पर कराऊं इसलिए नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि पेशे से तो प्रशासनिक अधिकारी हैं लेकिन दिल से अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, लगातार पर्यावरण पर और छोटी छोटी जनता की समस्याओं पर लिखते हैं, सवाल उठाते हैं। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसका शीर्षक भी नदियों से जोड़ते हुए लिखा आपने। इससे पहले जो 2 पुस्तकें आई उनका भी शीर्षक नदी से लेकर था। नदियों पर काम करने की कोई खास वजह? तो हम लोग तराई के रहने वाले हैं, हमने बचपन से पानी को देखा है, ढेर सारी बारिश को देखा है और उस पूरे वातावरण में जिया है जहाँ पर पानी होता है, मछलियाँ होती हैं, धान के खेत होते हैं जिनमें 3-4 महीने लगातार पानी भरा रहता है, बहुत सारे बादल आसमान में रहते हैं। और उनसे जब बड़े होकर के धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, आप दिल्ली तक जाते हैं या कहीं और दूसरे शहरों में रहते हैं जहाँ पर पानी नहीं बरसता है, या इस तरह की दिक्कतें पानी से रिलेटेड जब आप सामना करते हैं कि आरओ का पानी पीना है और फिल्टर्ड वाटर चाहिए, तो सप्लाई का पानी पीना है, तो जो सहज जीवन था और जो मुश्किल जीवन है, उन दोनों के बीच का जो कंट्रास्ट है वो आपको सोचने को मजबूर करता है। और अगर आप रचना कर्म में, साहित्य में रुचि रखते हैं और आप लिखना चाहते हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर के आपके भावों को उस तरफ आपको प्रेरित करती हैं और फिर वो रचना में आती हैं चीज़ें। और हर व्यक्ति का एक अपना पसंद का एक एरिया भी होता है जिसमें उसका मन लगता है, उसका मन डूबता है, फिर वो उस पर काम करता है। तो मेरे लिए यही चीज़ है। कविताएं जैसे देखते हैं तो गरीबों के प्रति भी दर्द है, छुपा है उसमें, कमज़ोर तबके के प्रति भी दर्द छुपा है, तो ये भाव कैसे उसमें डालते हैं? देखिए, कोई भी सत कवि जैसा शब्द यूज किया है बड़े आलोचकों ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, हिंदी के प्रथम आलोचक माने जाते हैं, कि कविता बहुत सारे लोग करते हैं। और रीतिकाल की भी एक कविता थी जिसमें एक दरबारी कवि होता था और बैठ के राजा और रानी की प्रशंसा करता था, सुंदरियों का नख से लेके सिख तक वो पूरे एक एक गुण की बखान करता था। उसमें आम आदमी पूरी तरह से कविता से गायब था। तो उसके बाद जो आधुनिक काल या नवजागरण काल आता है 1850 के बाद हमारे देश में, और उसमें भारतेंदु जैसे लोग लिखना शुरू करते हैं और फिर से जो कई तरह के आंदोलन होते हैं, ब्रह्म समाज का आंदोलन है, चाहे फुले का आंदोलन है, तो समाज में जो परिवर्तन आया आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, और फोकस जो है चेंज होकर के आम आदमी के ऊपर आता है, वहाँ से आधुनिक काल होता है। तार्किक बातें होती हैं और आम आदमी के उन्नयन की बात होती है, मनुष्यता के पक्ष में बात जब होती है तो साहित्य उस तरफ फिर बात करने लगता है। उसी पीढ़ी में हम लोग 21वीं सदी में आ गए, आधुनिक काल के बाद किए है। लेकिन आज के समय में 21वीं सदी के शुरू होने के बाद पर्यावरण को लेकर के, नदियों को लेके, गरीबों को लेके, दलितों को लेके, स्त्रियों को लेकर के जो तमाम तरह के विमर्श आए हैं साहित्य में, और लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया, आदिवासियों ने लिखना पढ़ना शुरू किया और उन्होंने अपने जल जंगल ज़मीन से रिलेटेड जो भी उनकी समस्याएं थी उस पर लिखना शुरू किया है। तो साहित्य में वो सारी चीज़ें आएंगी। जितना ज़्यादा समावेशी साहित्य बनेगा और हर तबके के लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। गाना तो वो गाते थे,
मौखिक चीज़ें थी, ओरल ट्रेडिशन चला आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया पेपर पे अपनी कलम से, तो ये सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम साहित्य में भी आती हैं, लोग पढ़ने को मजबूर होते हैं ना चाहते हुए भी, और उसकी एक धारा बनती है। इस समय पर्यावरण बहुत बड़ी चुनौती है, और केवल भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में है। और आप जब देखते हैं कि शहर में जहाँ हम रह रहे हैं, 2-4 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को पीने के पानी की दिक्कत होती है, सड़क पे जाम लगाने तक वो आते हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में 4 दिन पानी नहीं गया और वहाँ पर सप्लाई नहीं जा रही है, किसी चीज़ की मरम्मत हो रही है, तो कैसे उसके घर में खाना बनता होगा? वो नहाएगा कैसे? उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएँगे? उनके घर में बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो, ये बेसिक नीड है, और इससे आम आदमी और जो गरीब तबका है, नदियाँ सूखेंगी तो हमारे पानी का लेयर जो नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर का, तो उससे सबसे पहले प्रभावित कौन होगा? आदमी, आम आदमी होगा, गरीब आदमी होगा और किसान होगा, जिसके खेत में पानी से सिंचाई होनी है। तो ये कहीं न कहीं से एक पूरा जो तंत्र बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र, हमारा इकोलॉजी, इकोसिस्टम, उसमें पेड़ भी हैं, पक्षी भी हैं, और हमारे किसान भी हैं और गरीब लोग भी हैं। तो ये एक नदी के साथ ये पूरा समाज, पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो जब उन पे आप चिंतन करते हैं, लिखना पढ़ना शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ा दायरा एक बनता है। इसलिए इस पे लगातार लिखे पढ़े जाने की ज़रूरत है। शासन प्रशासन पर लोग सवाल उठा देते हैं, लेकिन मैं आपका भाषण सुन रहा था कार्यक्रम में, आपने कहा कि पानी, गाड़ी धुलते समय लोग पानी बर्बाद करते हैं, टैप खुला छोड़ देते हैं। तो समाज की भी जिम्मेदारी है पानी बचाने के लिए कि केवल प्रशासन की और सरकार की है? इसमें देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो समाज और हर व्यक्ति की है। और हमारे जो नैतिक मूल्य थे, बचपन से आपके अंदर जो मूल्य और जो गुण आपके माता पिता या आपका जो समाज है, कम्युनिटी है, समुदाय है, वो ग्रो करता है, आपको ट्रेन करता है। तो वो समुदाय कमज़ोर हुए, लोग माइग्रेशन के प्रभाव में हैं, बाहर रह रहे हैं, टूटे-फूटे परिवारों में रह रहे हैं, तो जो गैप हुआ है, एक जो परंपरागत ज्ञान था या मान्यताएँ थी, नैतिकताएँ थी, वो टूटी हैं और नया सीखने को तैयार नहीं है आदमी। दूसरी तरफ तकनीक ने बहुत सारी चीज़ों से अच्छा ना करके ख़राब करना शुरू किया, कि तकनीक ये कह रही है कि ज़मीन के अंदर से बहुत सारा पानी है और उसको हम खींच सकते हैं, या आरओ के पानी से हम गंदा होने दो पानी, उसको हम फ़िल्टर करके पी सकते हैं। तो ये सोचने के बाद आदमी लापरवाह होता है पानी की तरफ से, और मिसयूज़ उसका करता है, और वो सोचता है ज़मीन के अंदर पानी है, हमारे लाइट से, ये जो बोरिंग है, सबमर्सिबल है, बहुत सारा पानी आएगा, उससे हम गाड़ी धो लें। हाथी के बराबर पानी खर्च करते हैं लोग गाड़ी धोने में, और खुला टैप है, किचन में खोल के बर्तन धोते हैं, और उनको ये नहीं पता है कि ये पानी कब आता है। या तो बारिश से इकट्ठा होता है, हम ज़मीन के अंदर उसको इकट्ठा करते हैं तालाबों और नदियों के माध्यम से, या ग्लेशियर से बह के जो नदियाँ आ रही हैं, वहाँ से हमें पानी मिलता है। 2 ही स्रोत है, लेकिन आदमी जब बहुत आपाधापी में है, उसके पास समय की कमी है, दिखती है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, उस पे ध्यान नहीं देता। दिल्ली में मैंने अपने हॉस्टल में, जेएनयू में, एक स्टूडेंट जो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट था, उसको ये कहते सुना। हमने कहा, तुम पानी बहुत मिसयूज़ करते हो, टैप खोल के छोड़े रहते हो, और इससे तो बहुत पानी ख़राब होता है। तो बोले, वो पानी रिसाइकिल होके फिर मुझे मिल जाता है। तो यमुना में आप गंदे पानी के साथ उसको नाले में बहा देंगे अगर एक बार, तो वो पानी फ़िल्टर करके आपको मिल रहा है। तो आपका टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा है कि आप साफ़ पानी को बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को इसी शहर में जो प्रिविलेज्ड नहीं हैं, उनको पीने का साफ़ पानी दिल्ली में या बड़े शहरों में तो किल्लत है, तो उन तक पहुँच नहीं पा रहा है, और आपको मिली हुई है सुविधा, तो आप टैब में बहा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, आप एक बड़े शहर के ऐसे पद पर हैं कि काम के दायित्व भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग लिख भी रहे हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी में मैं लोगों को जानता हूँ, वो लेखन कर भी रहे हैं तो स्तुति गान कर रहे हैं। ऐसे समय में समय निकालना और उसमें भी जनता की जुड़ी हुई समस्याओं को उठाना, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये हमारे एक तो व्यक्तित्व का पार्ट होता है, हमारी सोच की बात होती है, दूसरा हमारी प्रतिबद्धता। सबसे बड़ी जो चीज़ है कविता में, अगर बड़ी कविता वही बनेगी, बड़ा कवि वही होगा जो जन पक्षधर हो, और उसकी प्रतिबद्धता लोक के प्रति हो। और जो कभी लोक पक्षधर होता है, जन पक्षधर होता है, वो निश्चित रूप से समाज के एक बहुत बड़े दायरे के बारे में सोचता है। केवल वो आत्ममुग्ध होकर के अपने बारे में नहीं लिखता है, वो अपने जैसे तमाम लोगों के बारे में लिखता है, वो अन्य जीवों के बारे में भी लिखता है। यहाँ जाड़े के मौसम में बहुत घनघोर ठंड पड़ी, हम लोग 5 पिल्ले के बच्चों को बचा रहे थे, उसके ऊपर पन्नी रखा, उनको सोने के लिए कंबल दिया, उनको रोज़ दूध पिला रहे थे हम लोग, लेकिन इतनी एक्सट्रीम ठंड पड़ी कि एक दिन वो चारों बच्चे सुबह एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए और मरे हुए पाए। तो 1 महीने की सेवा करने के बाद और ठंड से बचाने की कोशिश के बाद वो पिल्ले मर गए।
उसके 1-2 दिन तक मतलब मन बहुत खराब रहा। तो संवेदना जो होती है ना, वो एक चिड़िया से भी जुड़ी हुई है, पिल्ले से भी जुड़ी हुई है। और अगर आप मानव हैं और आपके अंदर भावनाएँ हैं, क्रोध है, दया है, ममता है, ये जो भावावेग हैं, अगर वो हैं, तो आप अगर लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके कागज़ पे उतरेंगी कविता में। एक अंतिम सवाल, आप एक ऐसे वर्ग और समुदाय से आते हैं जहाँ पर ये सवाल किया जाता था, आपके साथ ये सवाल नहीं होगा क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। कवि हो लेकिन कमाने के लिए क्या करते हो, पत्रकार हो लेकिन करते क्या हो? यानी कि लेखन के क्षेत्र में कभी भी इस वर्ग ने अपने लोगों को प्रश्रय नहीं दिया। इसी वजह से क्या कमी दिखती है क्या? अभी नीरज जी हम देखते हैं कि अब देख रहे हैं, जब देखें शिक्षा सबसे बड़ी बेसिक ज़रूरत है। कोई आदमी कितना भी विद्वान हो, मैं बार-बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, अगर उसने अक्षर ज्ञान नहीं लिया है तो वो मानसिक रूप से वो बहुत ही उच्च कोटि का विद्वता हो सकती है उसमें। लेकिन अगर वो कागज़ पे लिखना नहीं जानता तो निरक्षर हुआ। तो अभी पहली या दूसरी पीढ़ी जो किसान समुदाय से आने वाले लोग हैं, जो आदिवासी समाज से आने वाले लोग हैं और जिनको पढ़ने लिखने के की पहली बार शिक्षा में उनको मौका मिला है और उन्होंने अपने भावों को प्रकट करना शुरू किया, चाहे वो कहानी से कर रहे हो, कविता से कर रहे हो या अन्य लेखन से कर रहे हो, तो उसमें उन लोगों को जब लिखने का मौका मिला है तो मैं देख रहा हूँ कि अपने तरफ कम से कम 10, 15, 20 लोगों को तो मैं ही जानता हूँ जो बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। हर साल उनकी किताबें आ रही हैं और वो प्रतिबद्ध भी हैं, मुद्दों को लेके सचेत हैं कि केवल गल्प करना, शब्दों से खेलना ही साहित्य नहीं है। जब तक आप में उसमें मनुष्य को बेहतर बनाने, मानव समाज को बेहतर बनाने की एक सोच नहीं होगी, एक सपना नहीं होगा, आप प्रेरणा नहीं दे सकते अपने शब्दों से, कुछ लोगों को सीखने के लिए अवसर नहीं उपलब्ध करा सकते, तो वो कोरी बकवास मात्र होगी और उसके लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। समाज में बदलाव लाने के लिए बुद्धिजीवी तबका जिसको कहते हैं, उसमें लेखन वालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मानते हैं कि जो ये वंचित तबका जिसको कहा जाता है, पिछड़ा तबका कहा जाता है, ये आज भी ब्यूरोक्रेसी और नेताओं पे बहुत भरोसा करता है। राजनीति और जो भी समाज है, सामाजिक आंदोलन अलग हैं और जो साहित्य है, प्रेमचंद ने भी कहा है कि साहित्य राजनीति के और आगे चलने वाली सच्चाई है, वो रास्ता दिखाती है। सोचने वाला आदमी जो सोच सकता है, जो लिखता है, और ऐसा नहीं है कि आज की समय में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो साहित्य नहीं पढ़ते और उससे प्रेरणा नहीं लेते। साहित्य जो है हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगा और चिंतनशील वर्ग जो है, जो लिख रहा है, पढ़ रहा है, आगे के बारे में अगर आपको सचेत कर रहा है या वर्तमान निर्णयों के बारे में अगर आपको कह रहा है कि ऐसा आप करेंगे तो इसका जो परिणाम है वो ऐसा हो सकता है। अगर हम ऐसे लिखने, पढ़ने और सोचने वाले बुद्धिजीवियों से और सही ढंग से प्रस्तुत करने वाले, समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में लगने वाले साहित्य को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा जो हमारा सबसे अंतिम हाशिए पे बैठा व्यक्ति है उसको भी लाभ मिलेगा। तो हमें निश्चित रूप से साहित्य, साहित्यकार या किसी भी तरह के विद्वान लोग जो काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, उनकी बातों पे ध्यान देते हुए और हमें उसको अमल में लाना चाहिए। तो ये जो जन सरोकारों से जुड़ा हुआ लेखन है, उम्मीद कर सकते हैं नेशनल जनमत के दर्शक के चलता रहेगा अनवरत? बिल्कुल मैंने हमेशा कोशिश की है। हम लोग किसान बैकग्राउंड से हैं, पिताजी अभी भी गांव में किसान हैं और हमने उस यात्रा को देखा है कि गांव से निकल करके दिल्ली तक पहुंचना, पढ़ाई करना, फिर सेवा में आना। सेवा में आने के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान जिसके लिए हमारे मन में होता है वो किसान है या आम आदमी जिसका कोई मदद करने वाला नहीं है। उसी लिए पब्लिक सर्विस है भी, जो असली मतलब है हमारे पद का, कि हमारे ऑफिस में जनता आती है या वो फ़ोन पे हमें बताती है अपनी समस्या, तो हम संबंधित को फ़ोन मतलब करके फ़ोन करें, अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए उसकी समस्या का समाधान करें जितना अधिकतम हो कम सके। से कम सम्मान तो जरूर करें। सम्मान पहले है, हम उसके अच्छे से बात करें, उसकी समस्या को सुनें। अगर हमसे नहीं होता है तो हम ये भी बताते हैं कि ये चीज़ आपकी यहाँ से होगी, या उसको समाधान कराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं अपना जो भी ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट है उसके माध्यम से, और यही हम सभी को करना चाहिए। और ये कर रहे हैं और साहित्य भी रच रहे, तो दोनों तरह से आप समाज की सेवा कर रहे हैं। नेशनल जनमत का हमेशा मानना रहता है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप खुद में एक समस्या हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर के आता हूं जो न सिर्फ समस्या बताते हैं बल्कि खुद उसका समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीदों की एक किरण है। मैं उम्मीद करूंगा कि लगातार इस तरह के लोग लिखते रहेंगे, जन सरोकारों की बातों को उठाते रहेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू।